तो दोस्तों नमस्ते के सबके है सीधा प्रसारण कर रहे हैं यहाँ दुबई में एयर शो 2025 से। कृपया बताएं कि क्या हमें अच्छी तरह से सुनाई और दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट में कुछ समस्या हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से कामकाजी माहौल है, क्योंकि हम अपने स्टैंड पर ही मौजूद हैं। हाँ, अब यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं क्योंकि प्रदर्शनी अपने समापन की ओर बढ़ रही है। आज शुक्रवार है, दुबई में शाम के 4 बज चुके हैं। कई लोग जा चुके हैं, लेकिन खुद भी यहाँ है और रागों से आ दे रहे हैं। और ठीक हमारे ऊपर से विमान उड़ रहे हैं, इसीलिए इतनी आवाज़ हो रही है। बताएं कि क्या मुझे सुनाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत शोर है। मैं अभी अपने फ़ोन से प्रसारण शुरू करने की कोशिश कर रहा। फिलहाल यहाँ थोड़ी दिक्कत है। उम्मीद है आपके यहाँ ऐसा नहीं हो रहा होगा। कृपया हमें फीडबैक दें कि आपको हमारी आवाज़ और वीडियो कैसी आ रही है, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस लाइव स्ट्रीम का विषय क्या है? हमारे प्रोजेक्ट नई बीडी के एयरशिप में जल्द ही हम दूसरे से तीसरे फंडिंग चरण में प्रवेश करने वाले हैं। यह वेबिनार इसी को समर्पित है। दूसरी ओर हम अभी दुबई एयर शो में हैं। आपने हमारी खबरें पहले ही देखी होंगी। हमने बताया था कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, और आज हम अपने वर्क प्लेस, अपने स्टैंड से ही सभी नतीजों का सारांश प्रस्तुत करेंगे। तो बहुत सी रोचक जानकारी मिलने वाली है। आज हमारे साथ सर्गेई सेमेनोव, फ्योडर कॉन्स्टेंटिनोव और वादिम जुब्केविच क्योंकि सभी अभी इसी समय वे सभी इच्छुक लोगों को सलाह देने में लगे हुए हैं। हो सकता है कोई हमारे वेबिनार में शामिल न हो पाए, बस इसलिए कि वह व्यस्त है। यह दूसरा चरण समाप्त हो रहा है। जब हम अपने निवेश परियोजनाओं में चरण के समापन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम आंकड़ों की बात करते हैं। और इससे पहले कि हम मुख्य घटनाओं पर चर्चा करें, आइए बात करें कि हमारे वित्तीय परिणाम क्या रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लिए दूसरा चरण पहले की तुलना में अधिक सफल रहा, क्योंकि पहले चरण में हमने $3 मिलियन से अधिक राशि जुटाई थी। अब ये आंकड़ा लगभग $4 मिलियन है। ये चरण अभी समाप्त नहीं हुआ है, और जैसा कि आपको याद होगा, हमारा लक्ष्य $5 मिलियन था। आज मैंने इस विषय पर सर्गेई सेमियोनोव से बात की। सर्गेई को विश्वास है कि हम ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे पास अभी अब हम तारीख भी बता देते हैं। हम 26 दिसंबर को तीसरे वित्त पोषण चरण में प्रवेश कर रहे हैं, यानी हमारे पास अभी भी 36 दिन बाकी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम $5 मिलियन का लक्ष्य ज़रूर हासिल कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास पिछले चरणों से भी कुछ अतिरिक्त राशि बची हुई है। इसलिए एक बार फिर घोषणा करते हैं कि 26 दिसंबर 2025 को एरोनोवा परियोजना तीसरे वित्त पोषण चरण में प्रवेश करेगी। तीसरे वित्त पोषण चरण में भी वही लक्ष्य रहेगा जैसा कि दूसरे चरण में था, जो $5 मिलियन, और उसी के अनुसार मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ भी सब कुछ योजना के अनुसार ही चलेगा। दिलचस्प आंकड़ों में से हमने दूसरे चरण में एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया। परियोजना नई पीढ़ी के एयरशिप में पहले 10,000 निवेशकों का जोड़ना। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। अगर हम देशों के हिसाब से निवेश की मात्रा का कोई रैंकिंग देखें, तो रूस अब भी हमारे लिए पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है टोगो, वह देश जहां जिल वेबर अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। यानी असल में यह थोड़ा सा 5% से ज़्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिस्सेदारी की बिक्री लगातार कम होती जा रही है, यह काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, और संभव है कि कुछ हिस्सेदारियां तब भी बची रहें जब सारी निवेश राशि जुटा ली जाएगी। इसलिए जब भी हम इस प्रोजेक्ट में कोई प्रमोशन या ऑफर करते हैं, तो हम वही हिस्सेदारियां बेचते हैं जिन्हें लोगों ने खरीदा था, खरीदना चाहा था, आरक्षित किया था, लेकिन किस्तों के रूप में पूरी राशि का भुगतान नहीं किया। इसे भी याद रखें। इससे पहले कि हम सीधे दुबई एयर शो पर जाएं और एरोनोवा प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से बताएं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ड्यूनोव मोटर्स प्रोजेक्ट भी हमारे यहां अब भी फंडिंग जुटा रहा है। भले ही हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, ये फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सोवलमश कंपनी को अब भी पैसों की ज़रूरत है, जब तक कि वह यूं कहें आत्मनिर्भर होकर खुद से चलने में सक्षम नहीं हो जाती। मूल रूप से अब इसमें बहुत कम समय बचा है। अब यह कोई रहस्य नहीं है कि सोवलमश के साथ पहले व्यावसायिक ऑर्डर किसी न किसी रूप में पूरे किए जा रहे हैं, और जैसे ही हमें व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी, तब यह पहले ही कई बार पुष्टि हो चुकी है कि ग्राहक मौजूद है। जितनी कम हिस्सेदारी हम अब अंत में बेचेंगे, कुल मिलाकर उतनी ही कम हिस्सेदारी रह जाएगी। ये कि फ़िलहाल अधिकांश सूचना क्षेत्र पर कब्जा है, और मुनाफा कमाने के बारे में मुझे वास्तव में लगता है कि अगले साल की शुरुआत में, जैसा कि हमने योजना बनाई थी, हमारे पास परिणाम होंगे। तो चलो अब वापस चलते हैं एरोनोवा की ओर, हाँ, प्रदर्शनी की ओर। हाँ चलो, सबसे पहले ये बताएं कि हम अभी कहाँ हैं।
हाँ, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त निष्कर्ष देता हूँ। इस पूरी प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। हम यहाँ क्यों आए, क्या हुआ और हमें क्या परिणाम मिले, इन सब बातों को संक्षेप में साझा करता हूँ। तो दुबई एयर शो 2025 ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी या शो में से एक है जो विमानन और सैन्य और विमानन तकनीक से जुड़ी है। हमारे और पाशा के आंकड़ों में थोड़ा फ़र्क है। मैंने मीडिया में पढ़ा कि इसमें कुल 47 देश भाग ले रहे हैं। पावेल कहते हैं कि इसमें 100 से भी ज़्यादा देश शामिल हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर 100 से ज़्यादा देश हैं। लेकिन यहाँ वितरित सामग्री में कम से कम लगभग 1,500 कंपनियां इन सभी देशों से हैं जिन्होंने अपने मौजूदा उत्पाद, साथ ही प्रोटोटाइप, सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक विकास, नवीनतम तकनीकी नवाचार और इस क्षेत्र के संसाधन प्रस्तुत किए हैं। यहाँ अमेरिकी कंपनियों के विशाल और भव्य पवेलियन हैं, यूरोपीय कंपनियों के भी बड़े और आकर्षक पवेलियन हैं और रूसी कंपनियों का भी बहुत बड़ा, विस्तृत और प्रभावशाली पवेलियन है जहाँ रक्षा क्षेत्र का व्यापक और विविध प्रतिनिधित्व किया गया है। यहाँ रूसी कंपनी के साथ एरोनोवा स्टार्टअप के साथ एयरशिप्स के क्षेत्र में होना भी हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। हम यहाँ एकमात्र एयरशिप कंपनी हैं। यहाँ कुछ और कंपनियां भी हैं जो यूं कहें एयरशिप पर उपकरण लगाने के लिए समाधान प्रदान करती हैं। इस प्रदर्शनी में भाग लेने के हमारे क्या उद्देश्य थे? सबसे पहले हमारे 3 मुख्य उद्देश्य थे। सबसे पहले हम यहाँ विभिन्न देशों में संभावित ग्राहकों की तलाश कर रहे थे, जैसे कि रूस, भारत, चीन और अन्य देश। अर्थात रूस में तो हम काम कर ही रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास वहाँ ग्राहक हैं, बातचीत चल रही है वगैरह। साथ ही हम अन्य देशों के बाज़ार से प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहते थे जो हमारे लिए भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो पहला उद्देश्य था ये हमारी उत्पादों के लिए ग्राहकों की तलाश करना जिनके साथ हम कार्य समूह बनाना शुरू करेंगे, उनकी आवश्यकताएं जानेंगे और देखेंगे कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और वे किस किस देश से हैं। दूसरा उद्देश्य था ऐसे साझेदार ढूंढना जिनके साथ हम उनके देशों में एयरशिप्स के आधार पर व्यापार स्थापित कर सकें, यानी जिनके साथ हम अन्य देशों में एयरशिप्स की उत्पादन कंपनियां बना सकें और ये प्रक्रिया यूं कहें अलग अलग देशों में, सिर्फ रूस में ही नहीं बल्कि और भी देशों में जारी रहे। तीसरा उद्देश्य विशेष रूप से निवेशकों को ढूंढना है, ऐसे लोग नहीं जो हमारे साथ मिलकर एयरशिप ऑपरेशनल कंपनी बनाना चाहते हैं, बल्कि वे जो केवल अपने पैसे निष्क्रिय रूप से निवेश करना चाहते हैं और बस इंतज़ार करना चाहते हैं। तो प्रदर्शनी के दौरान मुझे नहीं पता, शायद हमारे पास लगभग 1,000 मेहमान थे। आप ये सब रिपोर्ट्स में देख लेंगे। हमारे पास अलग अलग समूह आए, कुछ ने अपनी कंपनियों की प्रस्तुति दी, लेकिन फिर भी एयरशिप एक काफ़ी आकर्षक और रोचक तकनीक है, एक बहुत ही आकर्षक परिवहन साधन है। ये बहुत से लोगों को हैरान कर देता था। वैसे इस प्रदर्शनी में आयोजकों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,50,000 मेहमान आए और ये सभी लोग विशेष रूप से विमान निर्माण क्षेत्र से ही थे। यानी ये किसी न किसी तरह से, मतलब ये सिर्फ आम लोग नहीं हैं, उपभोक्ता नहीं हैं, जैसे कि कार के मामले में हर कोई इस बाज़ार में भाग ले सकता है। यहाँ ख़ास तौर पर उद्योग से जुड़े प्रतिभागी हैं। हमारे पास लगभग 300 संपर्क हैं। ठीक उन्हीं 3 क्षेत्रों के अनुसार लोग वास्तव में बिल्कुल अलग अलग देशों से हैं। बड़े निवेशक हैं जो बस कहते हैं आइए, हमारे पास वेंचर फंड्स हैं, हमारे पास बड़े फंड्स हैं, हम अपनी अपनी देशों में आपकी मदद करेंगे। ये वे ग्राहक हैं जो जैसा कि हमने सोचा था, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, माल ढुलाई, निगरानी, कोई ना कोई उपकरण, यानी सब कुछ योजना के अनुसार है। जैसे हमारे देश में है वैसे ही दूसरे देशों में भी। शायद थोड़ा सा फ़र्क है, जैसे कि कोई देश बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ तेल नहीं है, तो वहाँ से तेल और गैस कंपनियाँ नहीं आईं, वहाँ पर्यटन से जुड़ी कंपनियाँ आईं। लेकिन रुचि बहुत ज़्यादा है, एक विशाल संपर्कों का डाटाबेस इकट्ठा किया गया है। आगे हमारी जिम्मेदारी है कि इस डाटाबेस के साथ काम करें। हमारे पास एक चैट है जहाँ ये सब कुछ इकट्ठा किया गया है। वहाँ तालिकाएं, डेटा, नाम, उपनाम, कंपनियाँ, कब और कैसे संपर्क करना है, ये सब है। इसलिए मैं मानता हूँ कि प्रदर्शनी के लिए जो लक्ष्य थे वे पूरे हो गए हैं। आगे हमारी जिम्मेदारी है कि इसके साथ सही तरीके से काम करें और मिलकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। तो हमारे लिए प्रदर्शनी में मुख्य रूप से मुख्य लक्ष्य क्या क्या हैं? इकट्ठा करना। हम जाहिर है यहाँ कोई अनुबंध नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह जो कहानी है कि प्रदर्शनी में अरबों के अनुबंध हुए, वह यूं कहें दिखावटी होती है। ये अनुबंध पहले से ही सहमति से तय हो चुके होते हैं। प्रदर्शनी में तो बस हस्ताक्षर किए जाते हैं।
हमारे मामले में क्योंकि हम एक स्टार्टअप हैं, हमने प्रदर्शनी में कोई अनुबंध नहीं किया। हमने अपने लक्ष्यों के अनुसार उत्पाद बेचने, निवेशक ढूंढने और साझेदार खोजने के लिए एक विशाल संपर्क सूची इकट्ठा की। इसी के साथ हम प्रदर्शनी को समाप्त करते हैं। साथियों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग लिख रहे हैं कि शुरुआत में आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। कृपया बताएं कि किस समय आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर किसी बिंदु को दोहराने की ज़रूरत है तो हम दोहरा देंगे कि हमने शुरुआत में क्या कहा था। बस ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि कनेक्शन कहाँ पर कट रहा था। और कृपया ये भी बताएं कि क्या अभी हमारे कनेक्शन में सब कुछ ठीक है। सरगेई, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि फ़िलहाल भी मुख्य और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रवेश किया जाए? हाँ, बिल्कुल। मैं याद दिला दूं कि प्रदर्शनी में भाग लेना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह एक साधन है, यह एक उपकरण है विदेश में प्रवेश और विकास के लिए, क्योंकि रूसी कंपनियों के साथ काम करने में और निवेश के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयां हैं। हमारे लिए घरेलू बाज़ार में सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहरी बाज़ार में हमें यहाँ काम करने के लिए एक आधार बनाना होगा। और जानो, अगर मैंने सही समझा तो शुरू में तुम्हारी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी जब तुम सोवलमेश के बारे में बोल रहे थे, है ना? कृपया वह जानकारी फिर से बताओ। मतलब तुम कह रहे थे कि सोवेलमैश काम करना जारी रखता है। हाँ, ये अंतिम चरण में है। हम संचालन के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। ग्राहक हैं, इमारत बन चुकी है, सब कुछ तैयार है, बस कागजात का इंतज़ार है। मतलब वह बस सूचना के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन सब कुछ अंतिम चरण में है, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। असल में दुबई एयर शो न सिर्फ उपयोगी है, बल्कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वह बहुत ही दिलचस्प भी है। मुझे नहीं पता कि माइक्रोफोन के जरिए सुनाई दे रहा है या नहीं, लेकिन हमारे ऊपर जेट विमान उड़ रहे हैं और यही वजह है कि इसे शो कहा जाता है, क्योंकि वे आधुनिक विमानन की क्षमताएं दिखाते हुए शो प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये क्षमताएं यह आकलन करने के लिए ज़रूरी हैं कि क्या इस कंपनी के साथ काम करना चाहिए या वे विमान खरीदने चाहिए, और कुछ लोगों के लिए ये बस दिलचस्प है। उदाहरण के लिए मुझे यह देखना दिलचस्प लगा। यह उल्लेख करना चाहूँगा कि कार्यक्रम के अनुसार लगभग 10 मिनट बाद, उदाहरण के लिए, रूसी विमान सू-55 उड़ान भरेगा, जो 5वीं पीढ़ी का विमान है। यहाँ ये एक तरह से स्टार है और यह इसकी मध्य पूर्व में पहली बार ऐसी उपस्थिति है जिस पर बहुत ध्यान आकर्षित हो रहा है। हाँ, रूस के साथ मौजूदा समय में सभी जटिलताओं के बावजूद यहाँ रूस का एक काफ़ी बड़ा और प्रभावशाली स्टैंड है। यहाँ मेरे ख्याल से लगभग 10 एरोबेटिक टीम्स हैं। हाँ, इन 10 एरोबेटिक टीम्स में से 2 टीमें रूसी हैं। बल्कि तीन है ना, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर का 52 है, फिर रूसी वितेजी। हाँ, 3 रूसी टीमें हैं और सू-55 भी है और वहाँ वितेजी भी है। मुझे लगता है कि यहाँ जो सबसे दिलचस्प शो दिखाया गया है, क्षमताओं का प्रदर्शन, और जितनी भीड़ खासकर उड़ानों के दौरान इकट्ठा होती है, वह सब रूसी तकनीक की वजह से है। हमें उम्मीद है कि वैसे 2 साल बाद जब हम प्रदर्शनी में भाग लेंगे तो हम भी अपनी मशीनों को खुले आसमान के नीचे खड़ा कर सकेंगे या उन्हें उड़ानों में प्रदर्शित कर सकेंगे। यही हमारी 2 साल के भीतर की आंतरिक लक्ष्य है। हाँ, यहाँ ऐसा करने के लिए जगह है। प्रदर्शनी के बारे में शायद सब कुछ हो गया है। हाँ। हम आज बात करेंगे कि हम किससे मिलेंगे। वादिम वासिलेविच तुर्केविच से। सरगेई, बताओ, हम सिर्फ प्रदर्शनी के समापन के बारे में नहीं, इसे मुख्य घटना मानते हैं, साथ ही दूसरे चरण के समापन की भी बात कर रहे हैं। तो और कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्हें तुम उल्लेखनीय मानते हो? दूसरे चरण में थोड़ा विस्तार से बताओ, तुम्हारा क्या मतलब है? कौन कौन सी घटनाएं घटी? क्या हुआ? हमारा नए ऑफिस में शिफ्ट होना लगभग पूरा हो चुका है। अभी जब हम वापस आएंगे तो लगभग पूरी टीम यहाँ है। हम कितने लोग हैं? यहाँ 15 लोग आए हैं। वैसे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबने बहुत अच्छा काम किया। मुझे नहीं पता, शायद थक गए होंगे, लेकिन भविष्य के लिए मनोबल भी बढ़ा है। तो ये ऑफिस में शिफ्ट होना है, ये मुझे लगता है कि फेदिया इसके बारे में और विस्तार से बताएगा। एरोप्लेन की असेंबली, हमारे पास शेल प्रोडक्शन के लिए मशीनें आ गई हैं, बस हमने उन्हें अभी तक स्थापित नहीं किया है। जो चीज़ हमने दूसरे चरण में करने की योजना बनाई थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाई, वह ये है कि हमने एरोड्रम नहीं खरीदा, लेकिन हमने इसका दूसरा समाधान या विकल्प ढूंढ लिया है। मस्त। इसलिए हमारे काम किसी भी तरह से रुके नहीं हैं। बस एरोड्रम खरीदा नहीं गया, लेकिन ये हम पर निर्भर नहीं था और डील हमारी गलती से नहीं टूटी। और अगर कंपनी के सामने खड़ी कुछ महत्वपूर्ण रणनीतिक चुनौतियों की बात करें तो आप यहाँ किसे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? ऐसा कहें तो यहाँ जो मांग हमने देखी है वो ये बताती है कि हमें बाहरी दुनिया के साथ आगे के सहयोग के लिए और अधिक विस्तार से पूरी तैयारी करनी होगी। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि हमारे पास विदेशी कंपनियां होनी चाहिए,
क्योंकि स्थानीय कंपनियां, चाहे वे निवेशक हों या सिर्फ साझेदार, मौजूदा हालात में रूसी कंपनियों के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भविष्य के लिए हमारी एक महत्वपूर्ण तैयारी है, जिसे हमें अभी तीसरे चरण में पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ करना होगा। ये कदम हमें आने वाले समय में वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सहयोग के लिए बेहतर रूप से तैयार करेगा। सरगेई, आपका अत्यंत हार्दिक धन्यवाद। जानकारी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता। तो फ्योडर, क्या आप कृपया हमारे साथ जुड़ोगे? जब तक फ्योडर हमारे पास आ रहे हैं, मैं वह जानकारी पुनः विस्तार से दोहराता हूँ जो शुरुआत से दी गई थी। ठीक है, आप लोग अदला बदली कर सकते हैं। मैं वह जानकारी दोहराता हूँ जो शुरुआत में दी गई थी, क्योंकि लिखा था कि आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। मैंने आंकड़ों के बारे में बताया था। अब तक 2 चरणों में हमारे पास कुल 5 अरब से अधिक हिस्सेदारी बेची जा चुकी है। मैंने ये भी बताया था कि दूसरे चरण में पहले से अधिक निवेश आया है। पहले चरण में हमारे पास लगभग 3 मिलियन थे, अभी यह 3.7 मिलियन हो गया है और हम लगभग 5 मिलियन के करीब हैं, जैसा कि योजना थी। साथ ही मैंने बताया था कि हमने 10,000 निवेशकों की सीमा पार कर ली। ये वे मुख्य आंकड़े हैं जिन्हें हम आपके साथ साझा करना चाहते थे। फ्योडर, नमस्ते। हाँ, सभी को मेरा अभिवादन। तो चलो हम भी प्रदर्शनी से शुरू करते हैं। अपने अनुभव और एहसास साझा करें। किन लोगों से बातचीत की? इस एयर शो में क्या खास था? ये सब कुछ अभी दिमाग में और भावनाओं में भी समेटना बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ज़बरदस्त घटनाओं के भंवर में आ गए हों, जहां निवेशक हैं, साझेदार हैं, इच्छुक लोग हैं, बस देखने वाले हैं और स्थानीय प्रशासन भी है। कोई कुछ पेश करना चाहता है, कोई कुछ लेना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है, और संपर्कों की तो भरमार है और उन सभी को संभालना, छांटना पड़ रहा था। मांग यही थी, देखना कि दुनिया डिरिजिबली पर कैसे प्रतिक्रिया देती है, और दुनिया ने एक ही शब्द में प्रतिक्रिया दी, ज़रूरी है। यहाँ भी इसे विकसित करना ज़रूरी है। यहाँ हमने थोड़ा और गहराई में जाकर काम किया। हम उन लोगों के पास गए जो स्थानीय विमानन कानून के तहत उड़ानों की अनुमति देने के नज़रिए से जिम्मेदार हैं। हमने यहाँ सारी प्रक्रियाएं समझे, फिर उन्होंने हमें आगे भेज दिया उन लोगों के पास जो प्रमाणित उपकरणों को मान्य करते हैं या उन्हें खुद प्रमाणित करते हैं। हमने उनके साथ मिलकर इन सभी प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझा और यह भी जाना कि इस बाज़ार में कैसे प्रवेश करना है, और न सिर्फ यूं ही एकदम खाली मैदान में, बल्कि यहाँ ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो स्थानीय बुनियादी ढांचे, व्यापार के विकास, डिरिजॉबली की बिक्री, साझेदारों और ग्राहकों की खोज में निवेश करने के लिए तैयार हैं, वगैरह। सरगेई दिखा रहे हैं कि हमारे पास निवेशकों, साझेदारों के अलावा जिनसे हम मिले, मीडिया भी आया था, कई मीडिया संस्थान। तुमने इंटरव्यू भी दिया था, बताओ क्या कहा था? मुझे तो सच में याद भी नहीं है कि मैंने उस समय क्या कहा था। आप चाहें तो वीडियो में देख सकते हैं। सिर्फ रूसी मीडिया ही नहीं आए थे, शायद 2 रूसी टीवी चैनल आए थे। डच मीडिया के लोग भी वहां आए थे। 2 कंपनियां थीं, जिनमें से एक स्थानीय दुबई की कंपनी भी आई थी, और भी रूसी ब्लॉगर वहां उपस्थित थे। कुल मिलाकर बहुत सारे लोग वहां आए थे। सच कहूँ तो उन्हें गिनना भी मेरे लिए वाकई में मुश्किल था। रोसिया 1 ने तो टीवी पर रिपोर्ट ज़रूर दिखाई थी, हम वहाँ थे, तो टीवी पर तो असल में ज़रूर दिख गए, ये पक्का है। और स्थानीय मैगजीन में भी दिखे थे। स्थानीय मैगजीन में, हाँ, और स्थानीय टीवी पर भी दिखे थे। ऐसी प्रदर्शनियों में भाग लेने के और भी फायदे हैं, जैसे कि आपको सूचना के स्तर पर आगे बढ़ाया जाता है, दूसरी कंपनियां, लोग, मीडिया आपको फैलाते हैं। ये वाकई बहुत अच्छा है। और वैसे भी बहुत से लोग टीवी देखते हैं, इसलिए मुझे तुरंत ही मैसेज आया, आपको टीवी पर दिखाया गया। मैंने कहा बहुत अच्छा, यानी जो आपने प्लान किया था। ये संपर्क, निवेशक, ग्राहक, बहुत से लोग सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए आए थे। क्या हमने वे लोग ढूंढ लिए जिन्हें हम ढूंढना चाहते थे? अब हमें उनके साथ पूरी तरह दोस्ती करनी है। हाँ, लेकिन आमतौर पर प्रदर्शनियों का काम करने का तरीका क्या होता है? जैसा कि बोरिस अलेक्जेंद्रोविच बताते हैं, पहले जब इंटरनेट वेबसाइट्स या जल्दी से बड़ी जानकारी भेजने की सुविधा नहीं थी, तब प्रदर्शनियाँ अलग अलग देशों के उद्योग से जुड़े साझेदारों के मिलने की जगह होती थीं। यानी ऐसी प्रदर्शनी में आप एक ही जगह पर एक देश के दूसरे, तीसरे, चौथे देश के लोगों से मिल सकते थे, कुछ फैसले ले सकते थे, मुझ साझा कर सकते थे, किसी बात पर सहमति बना सकते थे। अब यह सब कुछ काफ़ी हद तक सूचना के क्षेत्र में चला गया है। अब सब कुछ इंटरनेट, ईमेल के ज़रिए किया जा सकता है। वेबसाइट्स हैं, आप उनकी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, और प्रदर्शनियाँ अब ज़्यादातर एक इमेज बनाने का माध्यम बन गई है। सबसे पहले, अगर आप कोई नहीं हैं या आपकी कोई पहचान नहीं है, तो आपको यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। अगर आपको यहाँ आने दिया गया है, तो इसका मतलब है कि आपने कम से कम कोई शुरुआती जांच तो पास कर ली है, और अब आपके साथ बातचीत की जा सकती है। ये पहली बात है। दूसरी बात,
परंपरा के अनुसार ये जगह अब भी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने का स्थान मानी जाती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ आएँ और तुरंत कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ साइन कर दे। ये एक लंबी प्रक्रिया है, कहीं 6 महीने चलती है, कहीं 1 साल, और कुछ अनुबंध वर्षों तक तैयार होते हैं। यहाँ आना बस एक आयोजन है जिसके लिए यहाँ आना, खुद को दिखाना और अनुबंध पर हस्ताक्षर करना उचित लगता है। असल में सब कुछ पहले ही साइन हो चुका होता है। ये सिर्फ एक औपचारिकता है, लेकिन फ़ायदेमंद है, और हमने बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है जिनके साथ हम अब सक्रिय रूप से काम शुरू कर रहे हैं, किसी के लिए उत्पाद तैयार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए नोवा 01 में शायद 100 से भी ज़्यादा डिवाइस थे। मांग थी, मुझे विज्ञापन के लिए चाहिए, मुझे मॉनिटरिंग के लिए चाहिए, मुझे 25 पीस चाहिए, मुझे 5 पीस चाहिए, और अगले साल हमें चाहिए कि हमारी प्रदर्शनी में, उदाहरण के लिए मिस्र में, चलिए उसे हमारे यहाँ टांग देते हैं। हम शहर के ऊपर उड़ने की अनुमति देंगे, किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम उस पर खुद प्रदर्शनी के आयोजक हमारे पास आए और ऐसा कहा, कितना खर्च आएगा, इसे ऊपर उठाना है। बहुत सारे संपर्क बने और अब असली मुख्य काम शुरू हो रहा है। उन सभी को फिर से प्रोसेस करना, याद करना कि वे कौन थे। लेकिन असल में हमने हर एक को रिकॉर्ड किया, विजिटिंग कार्ड लिया, चैट में वॉइस से नोट किया, किस व्यक्ति ने किस तरह की मांग के साथ संपर्क किया था वगैरह। हम ये सब कुछ टेलीग्राम चैट में इकट्ठा करते थे, शाम को उसे एक्सेल टेबल में डालते थे। लेकिन फिर भी वहाँ पर असल में ये याद रखना कि कौन किस मकसद से आया था काफ़ी मुश्किल होगा। हर एक से संपर्क करना, संवाद शुरू करना, काम शुरू करना। बहुत से लोग खुद ही स्वतंत्र रूप से लिखेंगे और लगता है कि एक अलग विभाग बनाना पड़ेगा। हाँ, और यही हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। यह है कि जाहिर है प्रदर्शनी में यह सब आधिकारिक तौर पर होता है, और निश्चित रूप से ये प्रदर्शनी हर 2 साल में एक बार होती है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि 2 साल बाद हम यहाँ आपके साथ फिर से उतनी ही धूमधाम से इन डिरिजेबल्स के बेड़ों के लिए बड़े विशाल अनुबंधों पर हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगले साल पहले से ही नोवा 2 उड़ान भरने जा रहा है। ये पहले से ही एक गंभीर मिसाल है, और बहुत से लोग, यहाँ तक कि बोइंग के लोग भी आए, देख रहे थे, बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे, वाह नोवा 2 कब आएगा, बस हमें फ़ोन कर देना, हम तुरंत ले लेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि इन संपर्कों के ज़रिए अगली प्रदर्शनी तक हमारे पास स्पष्ट अनुबंध होंगे। लेकिन अगली प्रदर्शनी में तो निश्चित रूप से बड़े अनुबंध होंगे, क्योंकि नोवा 8 दहलीज पर है। नोवा 35 भी जल्द ही संभावनाओं में शामिल हो जाएगा। और वैसे भी हमारे पास पहले से ही रूसी, सीधे कहें तो, ऑर्डर हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। और कोई किस देशों से सबसे ज़्यादा रुचि दिखाई गई, या फिर सभी ने? हाँ, शायद यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम से भी रुचि दिखाई गई। पता नहीं क्यों यहाँ ऐसा हुआ। जब आप यूनाइटेड किंगडम के स्टैंड पर जाते हैं, बातचीत करते हैं, संपर्क बनाते हैं, वे संदेह से देखते हैं, उच्चारण से पूछते हैं किस देश से हो, आप कहते हो रूस से, और वे अचानक बातचीत बंद कर देते हैं। वे यहीं खड़े होकर हमारे एयरशिप्स को ललचाई नज़रों से देख रहे थे और कह रहे थे, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन सब कुछ राजनीतिक रूप से जटिल है। सऊदी अरब बहुत दिलचस्पी दिखा रहा है, मिस्र बहुत दिलचस्पी दिखा रहा है, भारत ने हमारे स्टैंड पर जैसे हमला कर दिया। चीन से भी क्या? वाकई? मेडागास्कर से, श्रीलंका से, दक्षिण कोरिया से भी लोग आए, रूस से भी कुछ लोग आए। वे बोले, यार मैं इन फ्रेंच लोगों से एरोलिफ्ट्स के निर्माण के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों? वे कहते हैं मुझे एरोलिफ्ट्स चाहिए। वे कहते हैं फ्रेंच लोग बहुत महंगी कीमत बता रहे हैं। वे कहते हैं ये इतनी महंगी है कि हम तुम्हें बेच भी नहीं सकते, लेकिन क्या तुम बना सकते हो? हमने कहा हम बना सकते हैं। वो बोले ठीक है, इंतज़ार करते हैं, कॉल पर मिलते हैं। वैसे हाँ, यहाँ तक कि रूस से भी ऐसा कहने वाले 1 से ज़्यादा लोग थे। मज़ेदार बात यह है कि हम खुद रूस से हैं, लेकिन हमें दुबई में ढूंढा गया। यहाँ कई रूसी कंपनियाँ हैं, हमने नाम नहीं लिए, लेकिन जैसे रोस्टेक, वेर्तोलियोती रोस्सी और दूसरी कंपनी। वेर्तोलियोती रोस्सी निश्चित रूप से हमारे पास आए थे। मुझे याद है वहाँ पायलट थे या कौन, बस प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी पूछा था। कुल मिलाकर पता नहीं क्यों, लेकिन दुबई में ही रूसी कंपनियाँ एक दूसरे से मिल रही हैं। हाँ, हमारे पास रूस में एक छोटी कंपनी है। वैसे छोटी नहीं, वह सिर्फ रूस में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भी है। वे स्टेडियमों यानी बंद जगहों में विज्ञापन के लिए माइक्रो डिरिजेबल बनाते हैं। वे आते हैं, आप कौन हैं? हम कहते हैं हम डिरिजेबल बनाते हैं। वह कहती है वो एक ऐसी कंपनी नहीं जानती। फिर हम दिखाते हैं, स्क्रीन पर वीडियो है जिसमें नोवा 0 उड़ रहा है। वह पूछती हैं ये कितने मीटर है? हम कहते हैं लगभग 17, और उड़ता भी है। वे पूछते हैं और उड़ता भी है? वह कहती है ओह, ऐसे ही विज्ञापन के लिए चाहिए। हमसे हमेशा पूछा जाता है क्या इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते।
कुल मिलाकर वे भी अगर सीधे कहें हमारे जैसे ही हैं, बस खिलौनों वाले, और उन्होंने भी हमें सिर्फ दुबई में ही ढूंढा। वैसे अक्सर पहला सवाल बहुत बार जब लोग पास आते थे और पूछते थे ये आपके पास क्या है, कोई आइडिया है या कुछ सच में उड़ता है, मैं कहता हूँ कुछ उड़ता है। वे कहते हैं ओह ये तो एक अलग स्तर है, लेकिन सच में बहुत से लोग और भी गंभीर मशीनों का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि टूरिज्म और बाकी सब। नोवा 2 मेरी समझ से शायद एक टर्निंग पॉइंट होगा। वैसे मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ सुनाई दी या नहीं, माइक नीचे पकड़ा था। नोवा 2 शायद ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि मैंने खुद बातचीत में महसूस किया कि खासकर नोवा 2 और आगे के उपकरण लोगों के लिए बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि अगर छोटे उपकरण की संभावनाएं सीमित हैं तो नोवा 2 और नोवा 8 ये सब और भी ज़्यादा संभावित उपयोगों के लिए है। इसी वजह से वास्तव में रुचि और भी ज़्यादा है। प्रदर्शनी के बारे में कुछ और दिलचस्प जोड़ना चाहोगे? थक गया हूँ। हाँ, वैसे मैं तो इसी से वेबिनार शुरू करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वेबिनार शुरू हुआ मैं भूल गया। प्रसारण के दौरान न जाने कहाँ से ऊर्जा आ जाती है। हम सब यहाँ 5वां दिन है, बस बैठे हैं। सुबह 7 बजे उठना और रात 9 से 10 बजे घर पहुँचना, और इसी रूटीन में 5 दिन हो गए। अब तो सब सच में थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए वेबिनार करने का फैसला किया। फेदिया, अब तुम भी बताओ, अभी सरगेई से किस बारे में बात कर रहे थे? घटनाओं के बारे में, यानी हमारे यहाँ दूसरा चरण पूरा होने वाला है। तुम्हारे नज़रिए से इस दौरान, खासकर पिछले कुछ महीनों में, सबसे महत्वपूर्ण क्या हासिल किया गया, प्रदर्शनी के अलावा और उन बातों के अलावा जो हमने अभी चर्चा की है? महत्वपूर्ण हो या ना हो, दरअसल किसी भी इंजीनियरिंग या डिज़ाइनिंग गतिविधि में एक ऐसा पल आता है जब सीधे शब्दों में कहें आप अवधारणा और स्केच से असली डिज़ाइनिंग की ओर बढ़ते हैं, कार्यशील डिज़ाइन दस्तावेज तैयार करते हैं और उसकी तकनीकी उपयुक्तता की जांच करते हैं। और हम फिलहाल इस चरण में बहुत गहराई से हैं, और कुछ और घटनाएं भी हुई, जैसे यह अस्थिरता जो स्थानांतरण के साथ आई है। यानी जैसे ही हमने क्विज़ घड़ियों पर काम करना शुरू किया, वैसे ही हमें कह सकते हैं फिर से व्यवस्थित करने का फैसला किया गया। लेकिन प्रक्रियाओं पर कोई असर नहीं पड़ा, सब कुछ बन रहा है, काम कर रहा है। उत्पादन, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि अभी किस स्थिति में है, लेकिन कैसन अब तक तैयार हो जाना चाहिए था। कैसन ये गोंडोला का निचला हिस्सा है, ये एक तरह से फर्श भी है, संरचनात्मक हिस्सा भी है और बैलास्ट टैंक भी है एक ही समय में। मुझे लगता है इसे अब तक जोड़ भी दिया गया होगा। कुल मिलाकर इस पूरे समय में बहुत ही मेहनत का काम चल रहा था। क्या शानदार है! मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराता हूँ, बेल्जियम के सभी विमान इंजन आ चुके हैं, वे हमारे पास हैं। वे हमारे पास चीन में हैं, हमने उन्हें अभी रूस नहीं भेजा है, लेकिन वे हमारे पास हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें बेल्जियम से रूस लाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। वैसे यहाँ प्रदर्शनी में बहुत कुछ है। यहाँ बहुत से लोग रूस से ही आ रहे थे। वे कहते हैं हम कोई भी प्रतिबंधित विमानन सामान ला सकते हैं, बस फ़ोन कर दो, हम किसी भी तरह पहुंचा देंगे। लेकिन हमने खुद ही अपने तरीके विकसित कर लिए हैं। हमें बिचौलियों की, खैर छोड़ो, क्या पता कोई सुन रहा हो, शायद किसी और गंभीर चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े। कुल मिलाकर इंजन आ गए हैं, ये शानदार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने प्रोपेलर रिंग ड्राइव्स की फिर से गणना की है मेरी राय में, और उनके निर्माण की शुरुआत से पहले ही हमने उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक दिया। दूसरे तरीकों और दूसरी टीम की मदद से उन्हें फिर से डिज़ाइन किया, और लगता है सच में अब हम दूसरी तरह के बनाएंगे। अच्छा हुआ कि हमने पहले वाली बनाना शुरू नहीं किया। असल में वहाँ ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं थी, बस हमने एक कमज़ोर जगह ढूंढ ली थी। और अच्छा हुआ कि हम इस सब के महंगे निर्माण के कठिन चरण में नहीं घुसे, और वह चरण वाकई में सच में बहुत ही महंगा है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इन वीकेडी के निर्माण के लिए एक निष्पादक मिल गया है। ये कार्बन फाइबर से मिलिंग की गई मैट्रिक्स पर बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर यह एक बड़ी और गंभीर कंपनी है जो खुद भी ड्रोन बनाती है। फ़िलहाल मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वे हमारे साथ हैं। हमने उनके साथ सभी तकनीकी और डिज़ाइन संबंधी पहलुओं पर काम कर लिया है। वे अब हमसे अंतिम रूप का इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ अब तकनीकी दृष्टि से कोई समस्या नहीं है। यहाँ वैसे हमने भी बहुत सारे संपर्क प्राप्त किए। मुख्य रूप से चीन और दक्षिण कोरिया हमारे पास सीधे उद्देश्य के साथ आए। वे कहते हैं आप नए उपकरण हैं, आपको व्यापक सहयोग बनाना चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें बनानी होंगी। हमारे पास ये क्षमताएं हैं, ये प्रमाण पत्र, लाइसेंस हैं, हमारे पास ऐसा ऐसा उपकरण है, आइए मिलकर कुछ करें। हमें पता है आपके पास ढेर सारी पुर्जियाँ हैं, हम तो सब कुछ बनाना चाहते हैं, बस आप हमें दें। हाँ, पहला प्रायोगिक उत्पादन हम फिर भी अपनी ही ताकत से आयोजित कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आउटसोर्सिंग पर हैं, लेकिन थोड़ी नज़दीक रूस में ही। और जहाँ तक सीरियल प्रोडक्शन की बात है,
ये अच्छा है कि हम यहाँ थे। कुल मिलाकर बहुत सारे संपर्क बने और इसके लिए बहुत सारी संभावनाएं खुल गईं। मुझे लगता है ये अन्य बाज़ारों में भी प्रवेश करने में मदद करेगा, है ना? क्योंकि कभी-कभी कुछ डिरिजेबल्स बेचने के लिए शायद उन्हें यहीं दुबई में बनाना, सर्टिफ़ाई करना और बेचना आसान होता है, बजाय इसके कि ये सब रूस में किया जाए। इसीलिए मेरी समझ में इन संपर्कों का उपयोग यहाँ भी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी इसे इस तरह समझा जा सकता है जैसे तुमने अपने घर में रूस में ईंटों का घर बनाया, खुद के लिए ईंटों से घर बनाया, हीटिंग लगाई, रंग किया, तुम्हें ये सब आता है। फिर कोई कहता है मेरे पास दुबई में ईंट बनाने का कारखाना है। क्या तुम्हारे लिए दुबई की ईंटों से दुबई में घर बनाना आसान होगा? शायद हाँ। क्या इससे घर बनाना आसान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। बस तुम्हें ईंटें लाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन यहाँ सब कुछ व्यवस्थित करना उतना ही मुश्किल है। समझ में आता है स्थानीय ईंटों से बनाना आसान है, लेकिन यह भी वास्तव में एक बहुत बड़ा परिश्रम है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। जहाँ तक बात है और क्या गंभीर रूप से किया गया, हमारे यहाँ एयरशिप के ढांचे का विकास पूरी तरह पूरा हो गया है, यानी उसकी बाहरी परत और उस पर लगे सभी तत्व, और वे बहुत सारे हैं। यहाँ तक कि हर लाइट को भी लगाना होता है। लाइटों से शुरू करें। कौन सी लाइट, किस आकार की, मतलब तकनीकी उपकरण, लेकिन आसान भाषा में कहें तो लाइट। उसका खास आकार होता है, उसके लिए जगहें होती हैं और उन जगहों के लिए विशेष लचीले ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं, उनसे वायरिंग की जाती है। अब कौन सी वायरिंग, कितनी मोटी, कितनी लंबी, कहाँ जाती है, वे कहाँ जुड़ती हैं, और बाहरी परत पर हर छोटी से छोटी डिटेल, सब कुछ पूरा हो गया है। शेड्यूल से थोड़ी सी देरी ज़रूर हुई, लेकिन यह काम पूरा हो गया क्योंकि उस काल्पनिक वास्तविकता में जो हमने अपने लिए बनाई थी, हमारे हिसाब से नवंबर में इसका निर्माण शुरू हो जाना चाहिए था। इसके लिए हमने सारा उपकरण खरीद लिया है जो गोदामों में रखा हुआ है। हमारे पास इतनी जगह नहीं है जहां यह उपकरण लगाया जा सके और निर्माण शुरू किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे। सीधा काम था, ये शिफ्टिंग थी और इसकी पूरी व्यवस्था करनी थी, साथ ही दुबई में प्रदर्शनी थी और भी बहुत सारी समानांतर चीज़ें थीं। तो हम कैसे फोकस हुए, मुझे लगता है हमने थोड़ी लापरवाही की, क्योंकि हमने जगह के लिए सिर्फ एक ही विकल्प छोड़ा था। यही वह जगह है जिसे हमने चुना है। इन जगहों के कागजी काम और अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यह पहले से ही लंबी प्रक्रिया है। लगता है जैसे हमने स्थिति को थोड़ा ढीला छोड़ दिया, क्योंकि हर तरफ से दबाव था, बाएं दाएं ऊपर नीचे। हमें साथ ही दूसरी जगह भी तलाशनी चाहिए थी। शायद हम कुछ ऐसा ढूंढ लेते जो हमें संतुष्ट करता। जो जगह चुनी है वह हमें पूरी तरह संतुष्ट करती है। सवाल यह है कि हम उनके साथ अनुबंध कब कर पाएंगे। प्रक्रिया चल रही है, वहाँ फैसले को रद्द नहीं किया जा सकता, जो एक प्लस पॉइंट है। इसी वजह से हम थोड़े निश्चिंत हो गए। वहाँ सब कुछ थोड़ा लंबा चलता है कुल मिलाकर। अगर लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ रूस में कहते हैं, अगर कहीं कुछ उगता तो शायद हमारा उपकरण पहले ही लग चुका होता और हम अभी इस शेल को बना रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल सारा उपकरण पैक किया हुआ है, लेकिन शेल तैयार है, उपकरण मौजूद है। अब बस थोड़ा सा काम बाकी है, बस धैर्य रखना है। लेकिन चरण अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे पास अभी भी समय है अगर हम योजना बना रहे हैं कि इसे इसी चरण में पूरा कर लें। लेकिन असल में हमेशा ऐसा ही होता है। ये बिल्कुल सामान्य स्थिति है जब आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां और प्रक्रियाएं होती हैं। कहीं आप आगे निकल जाते हैं, कहीं आप पीछे रह सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि दिशा सही हो, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे आगे चलकर कुछ दिशाओं के हिसाब से तकनीकी क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से हमारे पास अभी नोवा 2 है। यही वह चीज़ है जिसे हमें सबसे पहले करना है, सही है? हाँ, और शायद इस प्रदर्शनी से भी हमें इसकी पुष्टि मिल गई है। अब इसमें क्या पुष्टि करनी है? वे हमें बड़ा उड़ने वाला यंत्र दीजिए। कैसे बना रहे हैं हम? यही दीजिए। क्या अब कोई समय सीमा स्पष्ट है? और वैसे हमारे पास और क्या बचा है ताकि वह उड़ सके? हमें उत्पादन लाइन को स्थापित करने के लिए उपयुक्त जगह का प्रबंध करना होगा और आवरण के लिए भी यह सबसे पहली बात है। हमें उस उत्पादन टीम को भी और अधिक मजबूत करना होगा जो गोंडोला की असेंबली का काम करती है, क्योंकि अभी वहाँ मोटे तौर पर कहें तो केवल 5 लोग ही इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ताकि आप बेहतर समझ सकें, गोंडोला का निर्माण कुछ इस तरह है जैसे एक कार हो। उसमें से इंजन निकाल दें, वायरिंग निकाल दें, यहाँ तक कि सीटें भी निकाल दें, पूरी इंसुलेशन निकाल दें और अगर चाहें तो चेसिस भी हटा दें। कल्पना कीजिए वहाँ कितने सारे अलग अलग पुर्जे होते हैं, वे कितने अधिक जटिल और पेचीदा होते हैं और वे सब किस तरह से एक साथ जोड़े जाते हैं। 5 लोगों की एक छोटी सी टीम यह काम कितनी जल्दी और कुशलता से कर सकती है। कुल मिलाकर हमें किसी भी हाल में उत्पादन को और भी अधिक मजबूत करना ही होगा। हमें चीन से इंजन मंगवाने होंगे
और फिर इंजन के चारों ओर सब कुछ बनाना शुरू करना होगा। बाहरी उपकरण, गियरबॉक्स, घूमने वाली ट्रांसमिशन, वह मजबूत फ्रेम जिस पर इंजन लगाया जाता है और फ्यूल सिस्टम, यह हमारे सबसे पूर्ण डिज़ाइन यूनिट्स में से एक है और इसके लिए सबसे ज़्यादा कार्यशील डिज़ाइन दस्तावेज तैयार किए गए हैं जिन्हें अब उत्पादन में भेजा जा रहा है। यानी अब सब कुछ शुरू करने का समय है। पंखों, कोणीय गियरबॉक्स के साथ थोड़ी और स्पष्टता लानी है। प्रक्रिया के दौरान इन्हें भी पूरा कर लेंगे। कुल मिलाकर तुम्हारे सवाल का जवाब देते हुए यहाँ हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में यह उड़ान भरेगा। किस साल की गर्मी, यह हमने अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया। मजाक कर रहा हूँ। बेशक 2026 की गर्मी में। किस रूप में? हम इसे बिना पायलट के उड़ाने की योजना बना रहे हैं। अगर कोई चमत्कार हो जाए और सारा पायलट नेविगेशन उपकरण कहीं से आकर उसमें पूरी तरह फिट हो जाए तो हम पायलट के साथ भी इसे उड़ा सकते हैं। असल में केबिन पर काम करना भी बहुत गंभीर मामला है। अगर किसी ने कभी खुद अपनी कार को खोला है तो उसे वापस जोड़ना, उसे खोलना भी मुश्किल है। सिर्फ केबिन के हिस्सों को ही लें। और यहाँ तो सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं बनाना है। डिज़ाइन तो बस एक सुंदर तस्वीर है, लेकिन वहाँ हर पैनल को किसी तरह से जोड़ना होता है। उसके अपने माप होते हैं, टॉलरेंस होते हैं। उदाहरण के लिए उन सबको दर्ज करना पड़ता है, ये डायमेंशनल चेन, और फिर सब कुछ असेंबली के लिए जांचना पड़ता है। यानी सिर्फ एक सुंदर केबिन बनाना बाकी पूरे एयरशिप को जोड़ने से बिल्कुल भी आसान नहीं है। और ये तो स्पष्ट है कि अभी हम मुख्य रूप से खुद तकनीक पर ही केंद्रित हैं, यानी एयरशिप तकनीक पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कुछ भी उठा सकता है, लोगों को उठा सकता है, माल उठा सकता है, पायलट के साथ उड़ सकता है, बिना पायलट के भी उड़ सकता है। यानी केबिन वहाँ ज़रूरी नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो गर्मियों में उड़ान भरेगा, शायद उससे भी पहले। जैसा कहते हैं ये सब बेकार ना जाए। बेकार कब होता है? जब आप समझते हैं कि इसे किसे बेचना है और इससे कमाई कैसे करनी है। मुझे लगता है ये प्रदर्शनी फिर से सभी को, शायद उन संदेहवादियों को भी जो अब तक नहीं समझ पाए हैं कि ये एयरशिप्स क्यों ज़रूरी हैं, दिखा देगी। दोस्तों, मुझे नहीं पता ज़रूरी है या नहीं, लेकिन लोग यहाँ से 5वें दिन भी हट नहीं रही। हाँ, सच कहूँ तो ये बहुत मज़ेदार और अजीब है। वहाँ एक बड़ा पवेलियन है जहाँ बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं। स्पेस एक्स, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रॉसकॉस्मोस और इसी तरह की अन्य कंपनियाँ। वहाँ सच में भीड़ लगी रहती है। सब इधर उधर घूम रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं। वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत बड़ा पवेलियन है। कुल मिलाकर यहाँ स्टार्टअप्स का पवेलियन है और यहाँ ये छोटी छोटी जगहें हैं। यहाँ उस हिस्से की तुलना में लगभग सुनसान है। लेकिन एक बात है, हमारा स्टैंड है और उसके आसपास भी उतना ही उत्साह है जितना वहाँ के बाकी स्टैंड्स के आसपास है, और ये वाकई में बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा थका भी देता है। हाँ फेदिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी टिप्पणी के लिए शुक्रिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब 5 बज गए हैं, हमें यहाँ से जल्दी ही निकाल दिया जाएगा, है ना? अब थोड़ा आराम किया जा सकता है। निकाल दिया जाएगा। आज और कल हमें सब कुछ खोलना है। अब इस सब को खोलना, पैक करना, वापस भेजना है। कुछ चीज़ें यहीं छोड़नी है। प्रदर्शनी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, और यहाँ पर मुझे डर है कि हमारे पास समय की कमी है। हम समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो अब मैं वादिम वासिलिएविच को भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि हमें बताया गया था कि हमें यहाँ से शाम 5 बजे निकलना है। यह दुबई के समय अनुसार 5 बजे है ना? मतलब मास्को के समय अनुसार ये 16 बजे होता है। इसलिए आइए वादिम वासिलिएविच से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। नमस्कार वादिम वासिलिएविच। नमस्कार। नमस्ते। मैंने आपको क्यों आमंत्रित किया, उसमें एक कारण यह भी है कि आप शायद हमारी टीम के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे, जो सबसे ज़्यादा लोगों से बात कर रहे थे, जो हमारे पास आ रहे थे। आप अंग्रेज़ी में भी बात करते हैं, लोगों के पास जाने में हिचकिचाते नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूँ, कुल मिलाकर आप कितने लोगों से बात कर पाए? मैं तो ठीक से कह भी नहीं सकता। शायद कुछ दर्जन या 100 के करीब। मुझे लगता है ये सिर्फ दर्जनों नहीं थे। मुझे लगता है आपने सैकड़ों लोगों से बात की है। शायद 100 से भी ज़्यादा। इसे आंकना मुश्किल है। क्या आप अभी स्मरण कर सकते हैं कि वे लोग कैसे थे? वे किस बारे में पूछ रहे थे? वे क्या चाहते थे? शायद कोई खास व्यक्ति हो जिसे आपने खास तौर पर याद रखा हो। मैं उन सभी लोगों को जो हमारे स्टैंड पर आए 3 बड़ी श्रेणियों में बांटूंगा। पहली श्रेणी के लोग, शायद सबसे बड़ी संख्या में, वे हैं जो बस जिज्ञासु थे, जिन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि डिरिजेबल्स होते हैं, वे मौजूद हैं, डिरिजेबल्स बनाए जा रहे हैं। हम भी ऐसे लोगों से बहुत सक्रिय रूप से संवाद करते थे, क्योंकि हमें अपनी कंपनी की पहचान बढ़ानी है। यानी हम चाहते हैं कि हमारे बारे में जितना संभव हो सके उतने लोग जानें। और ये लोग अलग अलग थे। इनमें पायलट्स थे जो विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज़ और व्यावसायिक हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। इनमें विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर भी थे
यहाँ के दुबई के स्थानीय विश्वविद्यालयों के और अन्य अरब विश्वविद्यालयों के जो बस जिज्ञासु थे, हम उन्हें बताते थे ताकि वे अपने छात्रों को आगे बता सकें कि ऐसे यंत्र मौजूद हैं, उन्हें एक नई जिंदगी मिल सकती है, वे सफल हो सकते हैं, आर्थिक रूप से व्यावहारिक बन सकते हैं। जितने अधिक लोग इसके बारे में जानें उतना अच्छा है। दूसरा एक काफ़ी बड़ा समूह है, वे लोग जो हमारे एयरशिप्स का इंतज़ार कर रहे हैं, जो पूछते हैं ये कब आएंगे, क्योंकि इनमें या तो टूरिस्ट कंपनियों के प्रतिनिधि हैं या ट्रांसपोर्ट कंपनियों के प्रतिनिधि या फिर साधारण एयरलाइंस के प्रतिनिधि जो हमारे एयरशिप्स का संचालन करना चाहते। अभी अभी लगभग 15 मिनट पहले जिन साथी से मेरी बात हुई वे भारत से हैं। उनकी खुद की एक छोटी कंपनी है जो पायलटों को प्रशिक्षण भी देती है, पायलटों का संचालन भी करती है और टूरिस्ट सेवाएं भी प्रदान करती। उनकी कंपनी न्यू दिल्ली के पास स्थित है और वे हमें अपने यहाँ आने का निमंत्रण दे रहे हैं। वे खुद भी मॉस्को आना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं और नोवा 2 एयरशिप का संचालन करने के लिए बहुत उत्साहित हैं ताकि दिल्ली में पर्यटकों को घुमा सके। वे कहते हैं कि उनके यहाँ बहुत सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ यह विषय वाकई में लोकप्रिय हो सकता है और इसकी बहुत मांग हो सकती है। और शायद ये हिस्सा थोड़ा छोटा हो, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वे लोग निवेशक जो हमारे साथ मिलकर संयुक्त व्यवसाय बनाना चाहते हैं और अपने अपने देशों में एयरशिप निर्माण के क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं। इनमें सऊदी अरब, भारत और शायद मेडागास्कर तक शामिल हैं। व्यक्तिगत रूप से मैंने मेडागास्कर के लोगों से बात नहीं की है, लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि मेडागास्कर से भी निवेशक आए थे जो अफ्रीका में एयरशिप बनाना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दिलचस्प साझेदार हैं, क्योंकि वे यूं कहें तो हमारी प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाने में मदद करना चाहते हैं। और इनके साथ साथ वे विमानन प्राधिकरण भी हैं जो हमें उन देशों में जहां संचालन किया जाएगा प्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह मैं संक्षेप में निष्कर्ष निकालूंगा। अगर किसी विशेष का उल्लेख करूं तो मुझे सऊदी अरब के लोग बहुत पसंद आए। वे बहुत गंभीर लोग हैं, वे तुरंत ही बहुत गंभीर बातचीत शुरू करते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि इन लोगों के साथ काम किया जा सकता है। क्या आपने उनके साथ बात पर सहमति बनाई है या अगला कदम तय किया? अगला कदम यह है कि प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद हमें थोड़ा शांत होना होगा और फिर हम यहाँ 25 तारीख तक रहेंगे। कम से कम मैं 25 तारीख तक यहाँ रहूँगा। सर्गेई विक्टोरोविच 30 तारीख तक रहेंगे। वे निजी मुलाकातें करना चाहते हैं ताकि और अधिक ठोस बातों पर सहमति बन सके, क्योंकि भाग दौड़ में या यहाँ बैठकर भी, जैसी आप समझ सकते हैं, इतने गंभीर मुद्दे हल नहीं किए जा सकते। हाँ, यहाँ पहली मुलाकात होती है, हाथ मिलाए, संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया, आगे फिर। यह सिर्फ पहली मुलाकात नहीं थी, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। समझ में आया कि वे रुचि रखते हैं और उन्हें खास तौर पर क्या दिलचस्पी है, लेकिन ठोस समझौते वाकई गंभीर बातें हैं, इसकी तैयारी करनी होती है। हो सकता है इसके लिए एक से ज़्यादा मुलाकातें करनी पड़े इससे पहले कि हम किसी व्यावसायिक नतीजे तक पहुँचें। हाँ, हमारे पास यहाँ एक खास और बहुत ही आरामदायक जगह है, एक मेज़, 2 सोफे। हम इसे बड़े रिपोर्टाज में और विस्तार से दिखाएंगे जिसमें पूरे स्टैंड का अवलोकन होगा। यहाँ कुछ लोग सचमुच 1-1, 2-2 घंटे तक बैठे रहे। बातचीत काफ़ी देर तक चली, इसलिए हाँ, वाकई ये सिर्फ हाथ मिलाना या हाय हेलो नहीं था। ये सचमुच रुचि रखने वाले लोग थे जिन्होंने ढेर सारे सवाल पूछे और कई बार तो तकनीकी विवरणों तक पर गहराई से चर्चा की और बहुत ही विशिष्ट सवाल पूछे। उनके दिमाग में अपना कोई बिजनेस प्लान है और वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हम उनकी बिजनेस स्कीम में फिट हो सकते हैं। अगर उपयोग के क्षेत्रों की बात करें तो एयरशिप का दायरा बहुत व्यापक है। असल में इसे लगभग असीमित कहा जा सकता है। जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी चीज़ें उठाई या उड़ाई जा सकती हैं, सब संभव है। लेकिन अगर बात करें कि यहाँ किस बारे में पूछा गया, क्या हमने कुछ ऐसे क्षेत्र पहचाने हैं जिनके बारे में कहा जा सके ओ यही सबसे दिलचस्प है? लोग जाहिर है हमसे इसके बारे में और जानना चाहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वे आते हैं और हमें सिखाने लगते हैं कि एयरशिप्स का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए। उल्टा गंभीर निवेशक या गंभीर ऑन ऑपरेटर आते हैं और पूछते हैं आप क्या प्रस्तावित करते हैं, खास तौर पर इसी क्षेत्र में क्यों? आप क्यों मानते हैं कि एयरशिप्स यहाँ प्रभावी होंगी? हम उन्हें अपनी सोच बताते हैं, वे सवाल पूछते हैं और हमें कुछ समझ में आता है। कह सकते हैं उद्योग की तरफ से हमें प्रतिक्रिया मिलती है कि वे क्या उम्मीद कर रहे हैं और हमें अपनी योजनाओं में थोड़ी बहुत सुधार करनी पड़ती है। हमारे लिए ये बहुत बड़ा आश्चर्य था कि इतने सारे लोग खास तौर पर टूरिस्ट एयरशिप चाहते हैं और यहाँ तक कि एक छोटा टूरिस्ट एयरशिप भी इसमें बहुत सारे लोग रुचि रखते हैं। अगर वह अभी भौतिक रूप से मौजूद होता, यानी एक सूटकेस रखा है
और उसमें एक 6 सीटर टूरिस्ट एयरशिप रखा है। खरीदो, खोलो, हीलियम भरो और उड़ो। ये जाहिर है, मैं हंसते हुए कह रहा हूँ, ये शर्तियाँ हैं। लोग तो पहले ही तैयार थे, यूं कहें कि अपनी क्रेडिट कार्ड खोलने और दिखाने के लिए कि वे इसे खरीदने को तैयार हैं। लेकिन ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि इस तकनीक के लिए विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसे प्रमाणन की ज़रूरत होती है, इसे सत्यापन की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास रूसी प्रमाण पत्र है, इसे कोई भी ऐसे ही नहीं चला सकता। उसके पास एयरलाइन का दर्जा था, उस एयरलाइन के पास भी अपना प्रमाण पत्र था कि उन्हें इसका संचालन करने की अनुमति है। क्योंकि जो कुछ भी विमानन सुरक्षा से जुड़ा है वह सब बहुत गंभीर बातें हैं और हमें यह सब समझना चाहिए। वैसे ऐसे आम सवालों में से एक, जैसे कि उड़ानों की अनुमति या किसी न किसी रूप में प्रमाणन से जुड़ा होता है। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने खुद बहुत सारे विभिन्न लोगों से बात की है और देखा है कि बहुत से लोग अलग अलग देशों में प्रमाणन के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमारे पास संपर्कों का एक पूरा समूह है जिनके साथ हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उपकरणों के प्रमाणन पर काम शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। बस ये समझना ज़रूरी है कि यह एक बहुचरणीय प्रक्रिया है और हर प्रमाण पत्र एक जैसा नहीं होता। एक बात है ड्रोन के सीमित वजन से कम के संचालन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करना, और यह सीमित वजन हर देश में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, जब हम संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि वहाँ के लिए यह सीमा 150 किलोग्राम है। यानी वे ड्रोन जिनका वजन 150 किलोग्राम से अधिक है, उनके लिए एक अलग और कहीं अधिक सख्त प्रमाणन प्रक्रिया होती है। वहीं वे उड़ानयान जो 150 किलोग्राम से कम है, उनके लिए प्रमाणन की प्रक्रिया अलग है, जो कई मायनों में आसान है। और नोवा 0 एक एयरशिप 150 किलोग्राम से कम की प्रक्रिया में आता है, क्योंकि इसकी क्षमता केवल 130 क्यूबिक है। वैसे रूस में कानून बहुत ज़्यादा सख्त है, वहाँ यह सीमा 30 किलोग्राम पर तय की गई है। और उदाहरण के लिए नोवा 0 एयरशिप के साथ रूस में प्रमाणन प्रक्रिया और उड़ान की अनुमति प्राप्त करना कहीं अधिक जटिल होगा। ये खुशी की बात है, ये खुशी की बात है कि कुछ देश ऐसे हैं जहां ये ज़्यादा उदार है और हम आसानी से व्यावसायिक उपयोग की ओर बढ़ सकते हैं। क्या आपने आज सुबह वाले एयरशिप के बारे में बताया था? भूल गए क्या? नहीं बताया था अभी। जब हम आज सुबह प्रदर्शनी में जा रहे थे तो हमने हैरानी के साथ एक एयरशिप देखा जो दुबई के आसमान में उड़ रहा था और एक स्थानीय बिल्डर का विज्ञापन कर रहा था। स्थानीय बिल्डर से फ्लैट खरीदिए। हाँ, हीटेड, वह एक हीटेड एयरशिप था, हीटेड पायलटेड एयरशिप। लेकिन फिर भी देखिए, यहाँ लोग जानते हैं कि एयरशिप क्या होती है, जैसे कि ये एक बड़ी उड़ने वाली मशीन होती है। लोग जानते हैं कि एयरशिप पर विज्ञापन क्या होता है। तो ये मैं आपको और भी बताऊं, ये विज्ञापन बहुत ही प्रभावी है, क्योंकि मेरा यहाँ एक जानकार था जो ठीक दुबई मरीना पर था। ये वह जगह है जहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं और वह ठीक वहीं से गुजरा था। और चूंकि उसे पता था कि हम एयरशिप्स का काम करते हैं, तो उसने कहा, अरे दुबई में एयरशिप्स, ये ऐसी चीज़ है जिसे लोग साझा करना चाहते हैं। लोग एयरशिप के पास से शांति से नहीं गुजरते। एयरशिप पर विज्ञापन, मुझे यकीन है कि जो भी कंपनी ये करेगी उन्हें तुरंत बहुत ध्यान मिलेगा। इसलिए हो सकता है कि हम सबसे पहले मौजूदा प्रोजेक्ट डिरिजेबल नोवा 01 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारें। ये पहले से मौजूद है। अगर नोवा 0 कुछ महीनों में उड़ान भरेगा तो नोवा 01 वसंत से ही उड़ रहा है। इसका परीक्षण भी हो चुका है। यूँ कहें कि इसे व्यावसायिक उत्पाद में बदलने के लिए अब थोड़ा काम बाकी है। वैसे जब हम व्यावसायिक उत्पादों की बात करते हैं और इस बारे में कि यहाँ हमारे पास कई संभावित ग्राहक हैं, तो आप कुल मिलाकर इस प्रदर्शनी के बाद क्या संभावनाएं देखते हैं? और क्या यहाँ से ग्राहक, क्लाइंट्स, निवेशक मिल सकते हैं? इस प्रक्रिया से आपके खुद के क्या अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं? जो मैंने समझा है, हमारे विशेषज्ञों, टीम और संभावित निवेशकों के बीच बातचीत में भाग लेते हुए हमारे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक रणनीतिक निवेशक की आवश्यकता है। वह सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके पास पैसे हों, बल्कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इस क्षेत्र में काम करता हो, इसकी ज़रूरतों को समझता हो, यानी जिसके पास विशेषज्ञता हो। वह न केवल पैसे लगा सकता है ताकि हम यहाँ एयरशिप्स असेंबल करें, वहाँ विकसित करें, निर्माण करें, संचालन शुरू करें, बल्कि वह हमें छुपे जोखिमों से बचाने में भी मदद कर सकता है और यह भी बता सकता है कि हम व्यावसायिक संचालन तक कैसे पहुँच सकते हैं। कुछ लोग हैं, कह सकते हैं, जो हमारे रणनीतिक निवेशक बनने का दावा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सर्गेई सेम्योनोव प्रदर्शनी के बाद उनसे मिलकर उस व्यक्ति को चुनेंगे जिसके साथ हम भविष्य में आगे व्यापार को और भी बेहतर तरीके से विकसित करेंगे। तो देखिए दोस्तों,
हो सकता है कि तीसरा चरण हो ही ना, शायद हमें इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, टिप्पणी के लिए भी धन्यवाद। बस धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने इतनी सक्रियता से काम किया। हमारी पूरी टीम का धन्यवाद। ये हमारी बड़ी टीम है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, पाशा भी अकेले नहीं है। यहाँ कई लोग काम कर रहे थे। यहाँ 10 से 13 लोग हैं। कितने हैं? हमारे पास सिर्फ 3 अनुवादक थे और सभी व्यस्त थे। 3 अनुवादक। हमारी एक अनुवादिका अनास्तासिया ने कहा कि उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। वह कहती हैं, मैं कई प्रदर्शनियों में गई हूँ। आमतौर पर वे ज़्यादा औपचारिक होती हैं, लेकिन यहाँ हमें किसी को भी बैठने नहीं दिया गया। कभी कभी आप किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन सभी अनुवादक व्यस्त होते हैं और समझ नहीं आता क्या करें। और अनुवादक सभी को अंग्रेजी अच्छी तरह आती थी, लेकिन एक को फ्रेंच अच्छी तरह आती थी, एक को इटालियन और एक को अरबी, और सभी भाषाओं का उपयोग हुआ। हाँ हाँ हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब हम कुछ और सवालों के जवाब देंगे और फिर समाप्त करेंगे। हमारे पास 5 बजे का समय है। क्या मैं अब जा सकता हूँ? हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहे हैं। समाप्त करने से पहले मैं सवाल देख लेता हूँ। लगता है कि बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन सवाल ज़्यादा नहीं है। देख रहा हूँ कि क्या लिखा है, पूछ रहे हैं। अराफात पहनने वाले अरब शायद संयुक्त अरब अमीरात के करोड़पति होते हैं। ज़रूरी नहीं, ये आम धार्मिक लोग भी हो सकते हैं जो इस तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन कभी कभी फ़र्क करना मुश्किल होता है। असल में यहाँ शेख भी आए हैं और दुबई के प्रिंस भी आए हैं, और उनकी बाहरी दिखावट उनकी सेवा करने वालों से पूर्णतः भिन्न नहीं होती। वे सभी अपने पारंपरिक वस्त्रों में होते हैं, जैसे कि उनके पूर्वज पहनते थे। और अगर आपको न बताया जाए कि यह दुबई का सबसे बड़ा आदमी है, तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा समझना आसान नहीं होता। दरअसल यह काफ़ी मुश्किल हो सकता है। जहाँ तक इज़वेसिया की बात है, हाँ, सच में इज़वेसिया ने फ्योडर कॉन्स्टांतिनोव का इंटरव्यू लिया है। बहुत सारे मीडिया हमें कवर करेंगे निश्चित रूप से। एक बार हमें टीवी पर दिखाया गया था, हम फिर से टीवी पर दिखाए जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हाल ही में इज़वेसिया की तरफ से हमें रूसिया 1 चैनल पर दिखाया गया, और इंटरनेट पर भी बहुत सारी जानकारी है। ध्यान दें, इस बार हमने अलग-अलग विषयों पर रील्स बनाई थीं, और लोग हमारे स्टैंड पर आकर कह रहे थे कि उन्होंने इंटरनेट पर हमारी रील्स देखी और उनमें रुचि आई, इसलिए वे हमारे स्टैंड पर आए। तो ये भी काम करता है। ठीक है, यही वह बात है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। हो सकता है वाक़ई में ये बड़े निवेशक, रणनीतिक निवेशकों के बारे में सवाल है। ये पूरी तरह संभव है कि यहाँ बड़े निवेश को आकर्षित करके हमें अब क्राउड इन्वेस्टिंग की ज़रूरत ना पड़े। मैं इसे पूरी तरह से मानता हूँ। यहाँ लोग कैसे सोचते हैं? अक्सर वेंचर निवेशक कैसे सोचते हैं? अक्सर आम तौर पर वेंचर स्टेज पर, हालाँकि ये कहना सही नहीं होगा कि हम पूरी तरह वेंचर स्टेज पर हैं। हमारे पास एक काम करने वाला उत्पाद है, हमारे पास अनुभवी टीम है, हमारे पास कोई सिर्फ विचार नहीं है। लेकिन कल्पना कीजिए, जब सिर्फ एक विचार होता है और लोग, निवेशक, फिर भी उसमें दर्जनों और सैकड़ों मिलियन डॉलर निवेश करते हैं। मैं बता सकता हूँ कि इस चरण में लगभग असंभव है अनुमान लगाना कि कौन सी कंपनी लाभदायक होगी। लोग बहुत सारी कंपनियों में निवेश करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में, क्या आप कुछ अनोखा कर रहे हैं? अगर आप सफल हो गए, तो मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा। इसीलिए मुझे लगता है कि चूँकि हमारा मुख्य लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना है, और अभी जिन निवेशकों से हम लगातार बात कर रहे हैं, वे अच्छी तरह से समझते हैं कि हम यह या तो उनके बिना या उनके साथ ही करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसी प्रेरणा के तहत, अगर कहें तो, लाभ छूट जाने की भावना के साथ, वे काफ़ी जल्दी और सोच समझ कर किसी निवेश का फैसला कर सकते हैं। देखते हैं, अब बहुत कुछ आगे की बातचीत पर और इन बातचीतों के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहूँगा दोस्तों, सच कहूँ तो प्रदर्शनी मेरी उम्मीद से बेहतर रही। मैं आम तौर पर आशावादी हूँ। मुझे पता था कि हमारे साथ सब अच्छा होगा। मुझे पूरा यकीन था कि हम सब संभाल लेंगे। ये मेरा पहली बार प्रदर्शनी में भाग लेना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि काम इतना व्यस्त होगा। जब आप 16 ग्रुप सम्मेलन में जाते हैं, वहाँ निवेशक साझेदार होते हैं, आप प्रस्तुति देते हैं, पूरा दिन बातचीत करते हैं। यहाँ भी सम्मेलन सुबह से शाम तक 5 दिन चला। मैंने खुद को उसी तरह महसूस किया जैसे किसी सम्मेलन में, जब लोग आपके पास से हटते नहीं, जब हर मिनट पहले से तय होती है, जब बस खाने के लिए आप मंच से भागकर दोपहर का खाना खाते हैं, और वह भी बारी-बारी से, क्योंकि बहुत लोग होते हैं। मैं मानता हूँ, ये सफलता है। मुझे लगता है कि हमने इस प्रदर्शनी से वह सब हासिल किया जो कर सकते थे, और इससे हमें उचित परिणाम भी मिलेंगे। दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारे यहाँ बहुत जल्द 26 दिसंबर को निवेश का चरण बदलने वाला है। एरोनोवा परियोजना दूसरे से तीसरे वित्त पोषण चरण में प्रवेश करेगी। वित्त पोषण के कार्यक्रम के अनुसार, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार जो हमने अपने सामने रखे थे,
इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और याद रखिए, आपके पास अभी लगभग 1 महीने का समय है जिसमें आप दूसरे चरण की मौजूदा शर्तों पर निवेश कर सकते हैं। जहाँ तक सोवलमैश की बात है, हमने ये भी कहा था कि सचमुच यहाँ स्थिति ऐसी है कि आपको और तेज़ी से काम करना होगा। ठीक 1 हफ्ते में हमारे यहाँ चरण बदलने वाला है और छूट बहुत गंभीर रूप से घटा दी जाएगी, लगभग 30% तक, जो कि एक महत्वपूर्ण कमी है। तो अगर आप मौजूदा शर्तों पर निवेश करना चाहते हैं तो कृपया ध्यान रखें कि आपके पास सचमुच केवल 5-6 दिन बचे हैं और यह समय बहुत जल्दी बीत सकता है। इस अवसर का खुद भी लाभ उठाएं और इसके बारे में अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और परिचितों को भी जरूर बताएं ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। मुझे लगता है कि हमारे पास अब कुछ वीडियो क्लिप्स आएंगी जो और भी विस्तार से बताएंगी कि प्रदर्शनी कैसी रही और इसमें क्या-क्या खास बातें देखने को मिली। इसके साथ ही अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए या आपकी रुचि है तो आप इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। नए साल से पहले मुझे लगता है कि हमारी कंपनी सोलर ग्रुप की कम से कम एक और लाइव ट्रांसमिशन होगी, जिसमें हम प्रदर्शनी के आयोजन के कुछ नतीजों को साझा करेंगे, किन संपर्कों के साथ हमें कुछ साझा समझ मिली और हम नए 2026 साल में प्रवेश करेंगे। आशा है कि तब तक हम पूरी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन चुके होंगे। मेरी ओर से इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, आपकी सक्रियता पर बहुत कुछ निर्भर करता है और इसी पर यह भी निर्भर करता है कि कितने लोग इस ट्रांसमिशन को देखेंगे। इसलिए कृपया लाइक करें, इसे रीपोस्ट करें और अपने दोस्तों को लिंक भेजें। इसी लिंक के जरिए वे इस ट्रांसमिशन की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आलसी मत बनिए। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो हमारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए। सभी का धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे।